तो वापस आ जाएं, इसके जो 10% इंटीग्रेशन के 10% और 70%, तो ये जो 70% है वेक्टर, तो वेक्टर आता है देखो 2 डायमेंशनल मोशन में इसका यूज़ शुरू होता है। तो इसलिए इस चैप्टर में फिजिक्स के सिलेबस में भी थोड़ा सा डाल दिया गया है वेक्टर। तो इस वेक्टर के तो 6 क्लास लगेंगे, वो लगेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद, क्योंकि यहीं से इसका यूज़ शुरू होता है। तो एनसीईआरटी में भी यहाँ दिया हुआ है, इस चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया गया है वेक्टर के थोड़े से टॉपिक को। बट ये वाला फिजिक्स में इंक्लूडेड नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट आपका यूज़ है, इसके बिना समझ नहीं पाएंगे। आप सोचोगे कैसे नहीं समझ पाएंगे, हमने तो पढ़ा है 9th क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है भाई, पढ़ा है तुमने, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो भाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ोगे वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं, एरो लगाया मतलब वेलोसिटी वेक्टर। लिखूंगा मैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेन डेफिनेशन है वेलोसिटी का भाई। वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ, वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन होता है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेशन का ये साइन है। क्या आपको इन तीनों डेफिनेशन में से कुछ भी समझ में आया? नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पता। तो भाई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर नहीं पता, तो ये डिफिनीशन नहीं पता। ये डिफिनीशन नहीं पता है तो आगे के काम नहीं हो सकते। तो जब डिफिनीशन ही नहीं समझेंगे तो आगे कैसे समझेंगे? मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखूंगा, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। अब ये क्या कह रहा है इक्वेशन, ये आपको समझ में तब आएगा ना जब वेक्टर आपके साथ हो। तो आगे के फिजिक्स, एक्चुअल फिजिक्स आप तब समझ पाओगे जब चश्मे में एक तरफ डिफरेंशिएशन, एक तरफ इंटीग्रेशन और फ्रेम वेक्टर का लगा हो, तो फिजिक्स दिखाई देगा, समझ में आएगा। और यही बात अगर इग्नोर कर दिया जाए, जैसा कि जनरली स्कूल में होता है, इसमें फिजिक्स के टीचर को क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा भाई? तो इसमें फिजिक्स के टीचर को लगेगा 6 to 8 आवर्स। अगर ये 6 to 8 आवर में डिस्कस कर दिए तो फिजिक्स में काम जो आता है वो डिस्कस हो जाएगा और उससे आपका फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन फिजिक्स का टीचर सोचता है कि ये मैं क्यों दूं, मुझे तो फिजिक्स पढ़ाना है, मैथ्स थोड़ी पढ़ाना है। तो इसको इग्नोर करते हैं और आधे घंटे में ख़त्म कर दिया, 1 घंटे बता दिया, थोड़े थोड़े हो गया काम ख़त्म। नहीं भाई, तुम्हें जानना पड़ेगा डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा, कुछ फार्मूला इसमें जानने पड़ेंगे। 30-40 फार्मूला है, लेकिन तुम्हें 5-6 चाहिए, 5-6 चाहिए, और इसका मीनिंग पार्ट चाहिए। मीनिंग पार्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो निकलता है डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या निकला। तो ये जब जानेंगे, उसको जानने के लिए भाई ये चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डायमेंशन एरर करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी करने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हमने तो सेल्फ स्टडी करके 9th-10th में बहुत मार्क्स लाए, तो 11th में भी कर लेंगे। तो ये 11th में पॉसिबल है मार्क्स सेल्फ स्टडी से ले आना, लेकिन वो सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स में, फिजिक्स में काम नहीं होगा। फिजिक्स में सेल्फ स्टडी करके क्या पहले आप 12th का मैथ्स पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे। तो ये जान जाओगे? नहीं जान पाओगे। नहीं जान पाओगे तो इधर समझ नहीं पाओगे, इधर ही परेशान रहोगे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में इसी में परेशान रहोगे, आगे क्या होगा? इफेक्टिवली फर्स्ट चैप्टर यही है। इफेक्टिवली अगर एनसीईआरटी में देखें तो फर्स्ट चैप्टर इधर है, लेकिन इफेक्टिवली फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो जब यही प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे आपका बेस ही नहीं बनेगा मैकेनिक्स में, तो आप आगे फिजिक्स में वीक ही रह जाएंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी काम नहीं करता है 11th के फिजिक्स में। 12th का फिजिक्स कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, यहाँ काम नहीं होता, क्योंकि आपको आगे का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो आगे पढ़ रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, वो एक टीचर ही बता सकता है पहले, और तब आपको सिस्टमेटिकली करना होगा, तो होगा, बात बन जाएगी। और ये भी ज़रा समझो कि आप क्योंकि लेट हो, मैं अप्रैल लास्ट में ही बैच स्टार्ट किया था, अप्रैल लास्ट में बैच स्टार्ट हो गया था फर्स्ट बैच। अभी मैं आप लोगों को सेकेंड बैच कह के ले रहा हूँ, लेकिन आपका ये सेकेंड बैच थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा भाई, थोड़ा फास्ट चलाऊँगा
ताकि 2 मंथ में 1 मंथ में ये बैलेंस हो जाए, फर्स्ट बैच एंड सेकंड बैच बैलेंस्ड हो जाए, एक टॉपिक चले। तो इसलिए आपका जो ये बैच है आपका मैं अभी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे चलाऊंगा और संडे। ये 4 डेज आपको क्लास लेने हैं। टाइम वही रहेगा 3:15 to 4:50, टाइम यही रहेगा। आपको ये 4 डेज अभी लेने हैं फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक। 1 वीक उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद 10 डेज आपका, 10 और 12 डेज मान के चलो, इसका 12 डेज मैं नेक्स्ट 12 डेज लूँगा डेली क्लास। नेक्स्ट 12 डेज लूँगा डेली क्लास और देन उसके बाद मैं फुल सेशन, मतलब दिसंबर में आपका सिलेबस ख़त्म करता हूँ मैं। तो अप टू दिसंबर आपका जो चलेगा वो चलेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यही टाइम। ये डेली क्लास इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यही लूँगा तो आपको कंपनसेट करूँगा और आपका बैलेंस बन पाएगा। आप सोचेंगे इतना जल्दी क्या मचाना भाई, तो भाई इतना जल्दी करना पड़ेगा। रीज़न बताता हूँ। एक तो आपका फर्स्ट बैच के साथ बैलेंस बन जाएगा, वो तो चलो एक रीज़न है, वो छोटा सा रीज़न है, वो आपके लिए ना भी हो तब भी बात बन सकता है। लेकिन समझो मेन बात, स्कूल में क्लास होता है भाई, 9th-10th में होता था जो क्लास होता था, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे। 11th-12th में पढ़ाई के मामले में कोई भी स्कूल, चाहे एक से एक DPS हो, GD गोयनका हो, कोई भी बड़े से बड़े स्कूल पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता 100%। नहीं तो इतने बड़े कोचिंग इंडस्ट्री जो है नहीं खड़ा होती 11th-12th के नाम पे, 11th-12th JEE NEET के नाम पे इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री नहीं खड़ी होती। तो स्कूल में इस लेवल का पढ़ाई नहीं हो पाता जो बच्चों को चाहिए। इसलिए स्कूल में आपको आधा अधूरा ही समझ में आएगा, ठीक है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है हर स्कूल का ऑलमोस्ट, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सबका। तो स्कूल में चलता है भाई चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलता रहता है भाई। अगर आपका कोचिंग क्लास इससे लेट चलता है, मतलब आप तो लेट बैच स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पे 1 चले, यहाँ पे 2 चले, फिर 3 चले, 4 चले, 5 चले, 6 चले, 7 चले, 8 चले, तो क्या होगा ये कि आप स्कूल में तो आधा अधूरा समझे, अब यहाँ आ रहे हैं ट्यूशन में तो आधा अधूरा, ये जो उसको पूरा कर रहे हैं ये ट्यूशन में ही समझ में आता है, फिर यहाँ आधा अधूरा समझे, ये पूरा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका टाइम वेस्टेज है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, समझ में ही आया, कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ आकर के, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर वही चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे आकर के, टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्कूल में, फिर समझ रहे हैं यहाँ आकर के। बाद में 10 डेज बाद, 1 मंथ बाद आपका लेट चलने से ये होगा। और अगर थोड़ा आप पेस बना लें, ये स्कूल की बात कह रहा हूँ और ये लेट बैच ट्यूशन की बात कर रहा हूँ, पीछे पीछे चल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपना पेस बना लें, थोड़ा सा स्पीड अप कर लें, कुछ दिन डेली क्लास कर लें, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हो जाएगा। मतलब जब हम लोगों ने ये कर लिया तब यहाँ स्कूल में शुरू हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ये आप पूरे अच्छी तरह से समझ लिए हैं ट्यूशन में पूरे अच्छे से समझ लिए हैं, तो ये जो स्कूल में होगा ना, आधा अधूरा भी बात बोला जाएगा, आप समझ जाएंगे, रिवीजन होगा आपका रिवीजन होगा। यहाँ समझ लिए चैप्टर 3, अब यहाँ चैप्टर 3 आएगा 1 मंथ के बाद या 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद। ये जो नए बच्चे होंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, उनको आधा अधूरा समझ में आएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका रिवीजन होगा, आपका ये टाइम यूज़ होगा। आप पहले से पढ़ रखे हैं, यहाँ रिवीजन हो रहा है, तो आपका पक्का होता जाएगा। जब एक बार अच्छे समझ लें, फिर दोबारा कोई रिवाइज कर दे 1 महीने के बाद, तब तो फिर माइंड में और पक्का हो जाएगा। तो आपका परफॉर्मेंस मेनी टाइम्स इंप्रूव हो जाएगा अगर आप ट्यूशन में थोड़ा सा आगे होते हैं।
पीछे होने से ये टाइम कंप्लीट वेस्टेज हो जाता है स्कूल का, और यहाँ पे आप परेशान रहते हैं। स्कूल वाले जो आगे आगे चल रहे हैं, टेस्ट लेंगे यहाँ तक, आपका सिलेबस हुआ रहेगा यहाँ तक, तो एक चैप्टर ऐसे ही नहीं हुआ है, परेशान होंगे, पेरेंट परेशान होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप स्टार्टिंग के 1 मंथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। वैसे भी तुम लेट हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे स्कूल से, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। स्कूल में भी बच्चे मानेंगे, टीचर मानेंगे, हाँ भाई तुम भी पढ़ते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आप में से जो भी अगर ये मेहनत करने को तैयार हैं, फर्स्ट 7 डेज़ तो मैं चलो 4 डेज़ पढ़ा लूँगा, उसके बाद मैं ये 10-12 डेज़ डेली पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर मैं तो आ जाऊँगा 3 डेज़ पे, 4 डेज़ पे, कभी कभी संडे लगाऊँगा, MWF चलेगा, कभी कभी संडे लगेगा। तो इसके बाद तो रेगुलर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आपको लीड लेने की ज़रूरत है, और फिज़िक्स में इसलिए भी स्पेशली ज़रूरत है क्योंकि 6 to 8 आवर्स टॉपिक तो भाई मैथ्स के होंगे, मैथ्स पोर्शन होगा, मैथमेटिकल बैकग्राउंड तैयार करूँगा। फिज़िक्स का लैंग्वेज बोला जाता है कि फ़िज़िक्स का लैंग्वेज मैथ्स है, बिना मैथ्स का आगे फिज़िक्स नहीं चलता। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। क्लियर है यहाँ तक बात? इसलिए आप में से जो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं आराम आराम से मैं तो पढ़ने वाला हूँ, तो आराम से पढ़ना है तो घर बैठो भाई, लेट पढ़ना है घर बैठो। एक तो लेट आए हो, ऊपर से फिजिक्स, ऊपर से ये वाला एक्स्ट्रा टॉपिक भी कर रहे हैं, और आप अगर डेली क्लास करने के लिए तैयार नहीं हैं 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, तो फिर आप साइंस लिए हैं और मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आपसे बात बनेगी नहीं। जो आप सोच के आए हैं वो हो नहीं पाएगा। इसलिए कमर कस के तैयार हो जाओ, बहुत आराम कर लिए। जो हो रहा है वर्ल्ड में, सब लोग परेशान हैं, घर में बैठे हैं, कोई बात नहीं है। आप इसको अपॉर्चुनिटी बनाओ और जम के मेहनत करो, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। स्टार्टिंग 1 मंथ खूब मेहनत कर लो, फिर देखो स्मूथ हो जाएगा। फिजिक्स में मज़ा भी आने लगेगा, स्कूल का स्टडीज़ भी आप इंजॉय करोगे। बच्चे परेशान होंगे सुन करके, तुम्हें रिवीजन मिल रहा होगा, तुम्हें रिवीजन हो रहा है, वो आधा छोड़ भी दे, शॉर्टकट मार दे, सब तुम समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रही हैं मैम। तो यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो मैं यूनिट की बात को आगे बढ़ाऊँ। यूनिट से स्टार्ट करने हैं, यूनिट स्टार्ट करूँगा भाई। तो अब तक जो मैंने बताया, क्लियर किया तुम्हें, इंट्रोडक्टरी यूनिट ये, और मेन फिजिक्स यहाँ से। आपको ये मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आगे समझ पाओगे। और मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर चाहिए। वेक्टर तो चलो आ जाएगा, बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के लिए एक्स्ट्रा 6 to 8 आवर चाहिए। और आगे बढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं ट्यूशन में, वो आपको मैंने बताया है। आप इसके डेफिनेशन को समझने के लिए ये तीनों टूल चाहिए। तो अभी तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ भाई। क्या तो आज का फर्स्ट क्लास तुम्हारे लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट्स को पकड़ लेता हूँ मैं, और इसका शुरू करता हूँ काम। बोलो भाई, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो बता दे। नुपुर क्लियर है यहाँ तक? नेहा, उत्कर्ष, बोलो। अभी तक का जो स्ट्रेटजी बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यूनिट पे चलते हैं। तो चलो भाई शुरू किया जाए हम लोग। सबसे पहले रजिस्टर में लिखो नीड ऑफ यूनिट्स। रजिस्टर पे लिखो भाई नीड ऑफ यूनिट। यूनिट की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है भाई? तो नीड ये है कि इसके बिना एक्यूरेसी नहीं मिल सकता, एक्यूरेसी चाहिए। ये सब डिस्कस करूंगा मैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस चाहिए, यूनिट को रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए, होना चाहिए भाई। मतलब ये देखो, किसी चीज का क्या नीड है। नीड ऑफ यूनिट बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है भाई फिजिक्स। देखो मैं अभी इन बातों को इग्नोर कर रहा हूं। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ आप इतने बड़े हो गए हो, यही तो अब तक करते आए हो। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज ये। तो ये इंट्रोडक्टरी ऐसे ही बात, मेन चीज़ पे आए हम लोग। तो किसी भी यूनिट की ज़रूरत क्या है? अरे किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है तो लॉजिकली सोचो।
अगर आप रीजनिंग के साथ सोचो कि किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है, कैसे समझ में आएगा? पेन की ज़रूरत क्या है? तो भाई पेन की ज़रूरत तब समझ में आएगा जब पेन ना हो तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वही इसकी ज़रूरत है। पेरेंट की ज़रूरत क्या है? तो एक बार पेरेंट को सोचो कि नहीं है पेरेंट, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पेरेंट, तो इसलिए पेरेंट की ज़रूरत है। वैसे ही यूनिट की क्या ज़रूरत है भाई? तो यूनिट ना हो तो क्या होगा वो सोच लो, वही हो जाएगा ज़रूरत यूनिट की। तो समझे भाई, अगर यूनिट नहीं होता तो एक्यूरेसी नहीं होता, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट नहीं मिलता भाई। कोई भी मेजरमेंट करोगे उसमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा। कैसे? मान लो भाई हमें पढ़ाना है, बोर्ड चाहिए। हाँ तो भाई बोर्ड चाहिए, ठीक है भाई बोर्ड चाहिए, कितना बड़ा चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि 6 फुट का चाहिए या 8 फुट का चाहिए। तो भाई फुट है तभी तो बोल रहे हैं लेंथ। जिस ज़माने में फुट नहीं था, मीटर नहीं था, सेंटीमीटर नहीं था, यूनिट नहीं था, तो उस ज़माने में कैसे बोलते होंगे? चलो भाई 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, चलो 3 हाथ का बोर्ड बना दो, कम से कम इतना में भी काम चल जाएगा, लेकिन इसका विड्थ रखना 2 हाथ कम से कम। तो ये हाथ जो कह रहे हैं तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट तो नहीं हुआ ना। ऐसे करके हमने बोल दिया 3 हाथ का, और जो बनाने वाला है उसका हाथ छोटा निकला, तब तो वो इतना ही में कर देगा बोर्ड, फिर गड़बड़ हो गई। अगर आपको रूम में इतना स्पेस है, अलमीरा बनाना है, आपने मेज़र किया, यूनिट है नहीं, मेज़र किया, चलो भाई 2 हाथ का, 2 हाथ का मान लो मेज़र किए, उसने बना दिया थोड़ा बड़ा, क्योंकि वो कारपेंटर थोड़ा लंबा था, उसका हाथ भी बड़ा था, तो उस हिसाब से 2 हाथ का बना दिया उसने। अब इसमें जाएगा ही नहीं है, जाएगा ही नहीं है, तो एक्यूरेसी नहीं रहा। अब मान लो यूनिट ना हो, टाइम का भी यूनिट, सेकेंड, आवर ना रहे, मिनट ना रहे, मैंने बोला 3:15 पे आकर के लिंक को क्लिक कर देना और ज्वाइन कर लेना क्लास। अब 3:15 पे आए, आप ज्वाइन कर लिए क्लास। अब अगर ये टाइम नहीं होता, मिनट सेकंड नहीं होता, तो क्या होता? मैं बोलता शाम में आ जाना भाई मस्त चाय पी करके, तो मस्त चाय पी तो लिया, लेकिन शाम कब? शाम कब भाई? तो दोपहर के बाद तो शाम ही है, शाम जब तक रात ना हो, जब तक अंधेरा ना हो, तब तक शाम ही शाम है। अब टाइम है ही नहीं, तो फिर कैसे मीटिंग होगा? तो फिर तो वही है कि दोपहर के बाद से ही लिंक को क्लिक किए रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कब आएंगे सर। तो कोई भी मीटिंग हो, अगर जब टाइम नहीं था तो यही हो सकता था कि मॉर्निंग में मिलेंगे, आफ्टरनून में मिलेंगे, इवनिंग में मिलेंगे या नाइट में मिलेंगे, 4 ही टाइम है बस। तो ये सब क्या है? एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट जो भी करेंगे मेजरमेंट, उसमें इनएक्यूरेसी है। तो यूनिट रहने से क्या होता है? एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं कितना, और वैसा ही बना लेते हैं टेबल, और इसमें ये अलमीरा उसमें डाल देते हैं, बिल्कुल फिट हो जाता है। ये एक्यूरेसी, अगर यूनिट ना हो तो एक्यूरेसी नहीं रहेगा, इसलिए फर्स्ट नीड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। दूसरा क्या भाई? दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे यूनिट में इसका क्या मतलब है? तो देखो भाई, यूनिट बनाओगे, मान लो हमने लेंथ का बनाया मीटर, लेंथ का बनाया कि भाई ये है 1 मीटर, और हमें टेबल बनाना है 3 मीटर, तो भाई ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर और फिर 1 मीटर, 3 मीटर का हमने टेबल बनाया। अब हमें 3 मीटर का टेबल बनवाना था, लेकिन आपके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत, पेरेंट्स ने बहुत पैसे दे करके गए हैं। तो भाई तुम्हारा बच्चा बोलेगा कि आपको पैसे की क्या कमी है, ये जो टेबल बनवा रहे हैं, ये जो टेबल बनवाना है वो स्विट्जरलैंड से मंगवाते हैं। हाँ भाई मंगवा लो, अगल बगल वाला कारपेंटर क्या बनाएगा? स्विट्जरलैंड से मंगवाते हैं। चलो भाई फ्रांस से मंगवाते हैं। आपने बोला 3 मीटर का बना देना भाई टेबल, 3 मीटर का, 2 मीटर इधर से विड्थ भी रहे, ठीक है, ऐसे करके बना देना। आपने बोल दिया फ्रांस में, फ़ोन कर दिया, फ्रेंड फ्रांस में रहता है, उसको फ़ोन कर दिया, हाँ भाई बनवा देना इतना और भेज देना कुरियर करके, पैसा जो लगेगा लग जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इधर फ्रांस का कारपेंटर का फ़ोन आया, सर आपने 2 मीटर का और 3 मीटर का बोल रखा है, ऑर्डर दे रखा है, तो आपने बताया नहीं मीटर होता क्या है, कि हमारे यहाँ तो मीटर है नहीं, हमारे यहाँ फुट चलता है, कोई मीटर वीटर नहीं है, तो आप बताइए ना मीटर कैसे होगा।
तो आप यहाँ बोल रहे हैं मीटर, अरे मीटर मीटर समझ में नहीं आ रहा। अब बोलेंगे 2 हाथ का, तो भाई मीटर तब भी बोल रहे हो, मीटर तो चलो अभी यूनिट आ चुका है, जब नहीं था तो 2 हाथ का बनाना। तो वो बोलेगा हाथ ही क्या होता है, पहले यही बता दो मुझे, हाथ क्या होता है, हाथ तो समझा ही नहीं है। इट मीन्स तुम अगर यूनिट बनाते हो तो दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मीन्स इट शुड बी एक्सेप्टेबल। आपका ऑर्डर जो भी आप प्लेस कर रहे हो वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में, किसी भी कंट्री में प्लेस करना चाहे तो भाई वहाँ पे वो तभी ऑर्डर लिया जाएगा जब वो पहचानेगा आपके मेजरमेंट को। तो आपका मेजरमेंट का जो भी यूनिट बना है दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, और ये रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बता दिया भाई मीटर, और मीटर हमारे फ्रांस में मिलता ही नहीं है, किसी दुकान में ढूंढते रह गए, नहीं मिला मीटर, हर जगह फुट मिल रहा है, फुट मिल रहा है, फुट मिल रहा है, मीटर मिल ही नहीं रहा। तो मैं कैसे इस 3 मीटर को रिप्रोड्यूस करूं, कैसे करूं? ये मेरे पास तो इतना बड़ा स्लैब है, इसमें से कट करने हैं, आप बोल रहे हो 3 मीटर का कट करो भाई, कैसे करूं? मीटर है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसा यूनिट होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट कर भी लूं तो उसको रिप्रोड्यूस कर सकूं। ऐसा यूनिट होना चाहिए जो रिप्रोड्यूसिबल हो, और ये रिप्रोड्यूसिबल तब ही होगा, कब होगा भाई रिप्रोड्यूसिबल? जब ये अवेलेबल होगा, मीन्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी होना चाहिए, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है भाई। और यूनिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट को एक्यूरेट भी होना चाहिए, एक्यूरेसी तो रखे हैं, और यूनिट्स को होना चाहिए इनवेरिएंट। एक्यूरेसी तो रहे, इनवेरिएंट रहे। इनवेरिएंट का मतलब जो वेरी ना करे। एक होता है वेरिएंट जो वेरी करता रहता है, एक है इनवेरिएंट जो वेरी ना करे, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स्ड रहे। किसके रिस्पेक्ट में भाई? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, सीजन, प्रेशर, टेम्परेचर। मतलब क्या? मतलब जो भी यूनिट बनाए हो, 1 मीटर अगर बनाए हो कि ये है, तो ऐसा ना हो कि समर में जाकर ये इंक्रीज हो जाए लेंथ, या प्रेशर बढ़ाएं तो चेंज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाएं तो कुछ और हो जाए, तो टाइम सीजन या 20 साल का हो गया तो कुछ और हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। मीन्स इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे ना सीजन के हिसाब से, ना टाइम के हिसाब से, ना प्रेशर, ना टेम्परेचर, कोई फिजिकल कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। तो ये सब है नीड ऑफ यूनिट। आप जल्दी से लिख लो अपने कॉपी में, सारे पॉइंट को एक एक करके मैंने डिस्कस कर दिया। एक्यूरेसी चाहिए, बिना एक्यूरेसी का काम नहीं होगा। यूनिट नहीं होता तो एक्यूरेसी नहीं था हमारे मेजरमेंट में, ना टाइम का, ना मास का। मास का क्या करते थे पहले? तो पहले लोग जाते थे कि अरे भाई 5 पैसे ले लो, 10 पैसे ले लो, और 10 मुट्ठी चावल दे दो, तो शॉपकीपर दे देता था। अब किसी का बड़ा होगा तो वो ज़्यादा चावल ले लेगा, किसी का हाथ छोटा होगा वो कम ही चावल लेगा, बच्चा गया तो बेचारे को तो वैसे ही कम दे देगा। सो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट भी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होने वाला यूनिट चाहिए, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल वो होना चाहिए, और ये इनवेरिएंट होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी होने चाहिए यूनिट्स में, ये सब ज़रूरत है यूनिट में, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये यूनिट्स की ज़रूरत है, और ये अगर ज़रूरत सेटिस्फाई करानी है तो यूनिट चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। अब यूनिट चाहिए, लोगों को रिक्वायरमेंट जब आया, टाइम का यूनिट बनाओ, लेंथ का यूनिट बनाओ, मास का यूनिट बनाओ, ये सब जब ज़रूरत हुआ, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं ना भाई, ज़रूरत ही तो इतने सारे इन्वेंशंस का। ठीक है, इसी से नीड जब होगा, ज़रूरत होगा तो इन्वेंशन भी होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे कि इन ज़रूरत को पूरे करने के लिए बड़े सारे सिस्टम आए। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के बहुत सारे सिस्टम बने। सबसे ओल्ड सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम क्या हुआ भाई? तो MKS सिस्टम हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम।
MKS सिस्टम, MKS सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम है और इसमें क्या किया गया भाई, तो मीटर यानी कि लेंथ को फंडामेंटल बनाया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया गया। अब क्या है फंडामेंटल, क्या है डिराइव, वो भी देखेंगे, बट लेंथ को एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया गया और मास को और क्या भाई, तो टाइम को। तो MKS सिस्टम में हम लोगों ने लेंथ के लिए लिया मीटर, मास के लिए लिया kg और टाइम के लिए क्या ले लिया, सेकेंड। सिमिलरली MKS के बाद CGS सिस्टम आया भाई। CGS सिस्टम क्यों आया, तो CGS सिस्टम आया छोटे क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करे, kg, मास, मीटर बहुत बड़ा बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। छोटे यूनिट्स को लोगों को ये लगा कि भाई छोटे के यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इतना बड़ा बड़ा यूनिट बनाए गए हैं, इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड हैं। अब मुझे मान लो किसी के लिए नाक का या कान का बनवाना है ऑर्नामेंट गोल्ड से, तो ऐसा थोड़ी कि 2 kg का लेंगे, 2 kg का लेंगे तो कान टूट जाएगा, नाक गिर जाएगा, फ़ायदा क्या है। तो छोटे क्वांटिटी वाला भी होना चाहिए यूनिट जो हम लोग एक्सप्रेस कर सके, बनवा सकें। तो स्मॉलर क्वांटिटी के लिए सेंटीमीटर बनाए गए, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, और ये ग्राम, और ये टाइम के लिए सेकंड, वही रखा गया सेकंड वही। फिर आया CGS के बाद आया FPS सिस्टम। FPS क्यों आया भाई, तो FPS आया इंग्लैंड वालों के चलते। उन्होंने बोला भाई कि हम लोगों का रूलिंग है वर्ल्ड के 70% कंट्रीज में, इसलिए रूल हम बनाएंगे, तुम फॉलो करोगे, तुम सारे कंट्री वाले फॉलो करोगे, हम लोग बनाएंगे, तुम्हें नीड है यूनिट्स की ना, हमारे साइंटिस्ट बना के देंगे, तुम फॉलो करना। तो लोगों ने बोला हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कौन कौन सा ज़रूरत है भाई बता दो, तो हाँ लेंथ, मास, टाइम का ज़रूरत है। तो हम लोगों ने तो ऐसा ऐसा सोचा था, तो इंग्लैंड वाले बोले सोचा था तो सोचा था, उधर रखो, जो हमारे साइंटिस्ट बोलेंगे वो काम करना। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, लेंथ को फुट में मेज़र करो, मास को पाउंड में मेज़र करो, और चलो तुम्हारा वाला भी बात रख लिए, चलो टाइम को सेकंड में ही रख लो। ऐसा करके ये FPS सिस्टम भी आ गया मार्केट में भाई। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था नो प्रॉपर कवरेज। ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ऑल ब्रांचेज का कवरेज नहीं था। मतलब भाई ये तो तुमने मास, लेंथ, टाइम ले लिया, कितना हॉट है कितना कोल्ड है उसके लिए टेम्परेचर तो बनाया ही नहीं। वो क्या मास, लेंथ, टाइम से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी है, करंट पास हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, करंट है, हीट एनर्जी निकल रहा है, अरे भाई तो इन सब के लिए भी तो चाहिए यूनिट। खाली इतने बनाने से तो ये तो खाली मोशन रिलेटेड बात हो गई। ये सब तो मोशन और फोर्स रिलेटेड बात को रिप्रेजेंट करना हो तो मास, लेंथ, टाइम में काम चल जाएगा, मैकेनिक्स में काम चल जाएगा। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में आओगे, ऑप्टिक्स में आओगे, तो तुम्हें इन सब से थोड़ी ना ऑप्टिक्स का इंटेंसिटी थोड़ी बता दोगे इससे। तो सारे ब्रांचेज का कवरेज नहीं है, ओनली मोशन रिलेटेड बात है ये। तो नंबर 1 प्रॉब्लम ये रहा। नंबर 2 प्रॉब्लम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं रहा इनमें। भाई यूनिट तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस? इसलिए नहीं आया कि लोगों ने MKS शुरू किया, अभी कुछ ही कंट्री फॉलो करना शुरू किए, तब तक लोगों ने हाथ उठा दिया भाई, अरे भाई छोटे वाले का क्या करेंगे, छोटे वाले का क्या करेंगे, तो लोगों ने ये बनवा दिया। अब कुछ कंट्री इसको फॉलो करना शुरू किए, कुछ इसको कर रहे हैं, तब तक ये इंग्लैंड वाले हल्ला मचा दिए। तो ये भी भाई अपना अपना करने लग गए, तो चलो कुछ ये फॉलो कर रहे हैं, कुछ ये, और ये तो भाई तू भाई करो क्योंकि हमारा रूल है, नहीं तो फिर रोटी पानी बंद हो जाएगा, करो करो करो। सब करते हैं, सब करना शुरू किए धीरे धीरे। इंडिया भी करना शुरू किया, इंडिया भी फुट आज भी यूज़ करता है, भूला नहीं इंडिया। तो अभी भी सेंटीमीटर पे नहीं आए हैं, मीटर पे नहीं आए हैं। अभी भी किसी का हाइट पूछना हो, समझना हो, कितना भाई 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 6 इंच, 6 फुट 1 इंच, ऐसे करके ज़्यादा समझ में आता है। खोपड़ी में बोल देगा कोई 170 सेंटीमीटर के हैं, 173 सेंटीमीटर के हैं, तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी भी इसी में हैं हम लोग।
तो देखो भाई, ये तीनों सिस्टम में ये प्रॉब्लम था। ना तो पूरा कवरेज हुआ फिजिक्स के सारे ब्रांच का, और ना ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री इसको एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं हो पाया। फिर आया देखो कवरेज के लिए एक आया MKSQ सिस्टम। लोगों ने क्या किया कि अच्छा भाई चलो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज को ले लेते हैं, क्यों मतलब चार्ज। तो यहाँ पे आ गया MKS वाले का सम्मान किया गया, फर्स्ट वाले का मीटर, किलोग्राम मास के लिए, टाइम के लिए सेकंड, और चार्ज के लिए कूलम्ब बनाया गया। ये किसके लिए है भाई? तो ये है चार्ज के लिए। तो इस तरह से MKSQ सिस्टम, Q मीन्स चार्ज, ये आया। उसके बाद क्या आया भाई? तो उसके बाद एक और आया, वो आया MKSA सिस्टम। MKSA सिस्टम क्या बोला? MKS वाले को तो रखेंगे, यानी मीटर, केजी और सेकंड तो रखेंगे, लेकिन लोगों को ये क्यों आया भाई? ये क्यों आया? वो इसलिए आया कि इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच को कवर करने के लिए जो चार्ज लिया गया, कूलम्ब जो यूनिट बनाया गया चार्ज का, ये लोगों को समझ में आया कि ये जो कूलम्ब का बनाए हैं, कूलम्ब ले लिया, ये उतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ बात होती है तो कूलम्ब का कभी कभी नाम लेते हैं, लेकिन करंट का बहुत नाम लेते हैं। तो करंट को ही अगर हम लोग स्टैंडर्ड बना दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो लोगों ने करंट को बना दिया, जिसका कि यूनिट एम्पियर बनाया गया। ये यूनिट क्या है? ये है एम्पियर। और ये किसका यूनिट है भाई? तो ये है करंट का। तो MKSA सिस्टम बन गया। फिर भी सारे ब्रांचेस तो नहीं कवर हो पाए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी नहीं बन पाया, मीन्स इन सब में प्रॉब्लम रह गया। ये तब लोगों का मन में एक विचार आया कि भाई ऐसे तो सिस्टम ऑफ यूनिट बनते रहेंगे, किसी में ना ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना ये सॉल्व होगा। इसलिए अब हम लोग को क्या करना चाहिए भाई? तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि सारे प्रॉब्लम ये दोनों सॉल्व हो जाए। तो इसलिए सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव साइंटिस्ट बुलाए गए। आ जाओ भाई, आ जाओ, यूनिट डिसाइड करने हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने हैं। सारे कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव आए। सारे रिप्रेजेंटेटिव आकर के एक कॉमन डिसीजन लिया गया कि हम लोग कौन कौन से क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड बनाएं और उसके यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बना दिए जाएं। तो इस तरह से जब सारे कंट्रीज़ को मिला करके बनाए गए तो बना SI, और ये SI बनने के बाद अब किसी और सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। SI में क्या क्या हो गया भाई? तो SI में देखते हैं। तो SI में ये सारा रखा गया जो रिसेंट था, यानी कि मीटर फॉर लेंथ, KG फॉर मास, ये सब रखा गया भाई। और सेकंड भी रखा गया, एम्पेयर भी रखा गया, लेकिन 3 और क्वांटिटीज़ को डाले गए। ये 4 तो थे ही। कौन कौन 4 भाई? तो हमारा मीटर लेंथ के लिए, KG हमारा मास के लिए, टाइम और ये करंट, इसके अलावा केल्विन टेम्परेचर के लिए, केल्विन आया टेम्परेचर के लिए, और आया कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, और आया मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो ये 7 फंडामेंटल बनाए गए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। और ये किस किस के लिए है वो भी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ भाई। ये तो लेंथ के लिए था, ये किसके लिए था? तो मास के लिए था। ये किसके लिए था भाई? तो टाइम के लिए। ये बोलो किसके लिए था? एम्पियर। एम्पियर किसके लिए था? करंट के लिए। ये है टेम्परेचर के लिए। ये किसके लिए है भाई? तो ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसके लिए है भाई? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है। और ये है किसके लिए? तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कुछ अमाउंट लेते हैं तो वो बोल सकते हैं कि मोल में लिया हमने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए दिख तो रहा है ना भाई लास्ट तक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल बनाए गए। ध्यान देना, ये 7 फंडामेंटल बनाए गए। अरे भाई छोटा हो जा। चलो, ये 7 फंडामेंटल बने। फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अरे भाई कुछ तो गड़बड़ फिर रह गया।
लोगों ने सोचा कि अच्छा ये बन गया तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? तो लोगों को ये समझ में आया कि चलो ये तो बना दिया हम लोगों ने, ऑलमोस्ट हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का भी एक ले लिया हमने, टेम्परेचर को, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी ये भी ले लिया, ऑप्टिक्स का, उधर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ले लिया। फिर उनको दो चीज़ समझ में आया कि दो छूट गया भाई। एंगल जो कि एक प्लेन एंगल है, अब फैन रोटेट कर रहा है तो इसका स्पीड कैसे बोलें? तो ये तो भाई होता है रेडियन पर सेकंड में। जब लीनियर मोशन होता है, एक लाइन पे मोशन होता है तो मीटर पर सेकंड में स्पीड बोल देते हो। जब रोटेशन होता है, जैसे सीलिंग फैन है रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके लिए हम लोग एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि कितना भाई, कितना रोटेशन पर सेकंड या कितना रेडियन पर सेकंड। तो ये ऐसा होता है भाई, मान लो ये 40 रेडियन पर सेकंड। तो ये सब जो है एंगुलर क्वांटिटीज़ के लिए यानी प्लेन एंगल के लिए बनाया गया रेडियन, यूनिट बना रेडियन प्लेन एंगल के लिए। मतलब प्लेन एंगल होता क्या है? वो ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। ये है थीटा एंगल जो 60 डिग्री आप कहते हो। 60 डिग्री जो कहते हो वो है π/3। 180 डिग्री कहते हो वो है पाई रेडियन। ये पाई क्या है भाई? पाई रेडियन है, पाई रेडियन। ये भी π/3 रेडियन। 60 डिग्री को बोला π/3 रेडियन। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस इज द एंगल। तो ये प्लेन एंगल होता है, इसका यूनिट है रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, आपके सिलेबस में नहीं है ये, सॉलिड एंगल नहीं आएगा काम आपको। इसका होता है स्टेरेडियन, SR, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और ये स्टेरेडियन जो आपको 11th-12th कर लोगे, JEE नीट भी एग्ज़ाम दे लोगे, लेकिन तुम्हें इससे मुलाकात नहीं होने वाली। ये होता है एरिया डिवाइडेड बाई R²। तो खैर इसका डिटेल जानना नहीं है, ज़रूरत है नहीं। और इन दोनों यूनिट को हम लोग, देखो ये 7 फंडामेंटल बने। ये क्या बन गए भाई? तो 7 फंडामेंटल हैं। अकॉर्डिंग टू SI दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल अभी के लिए समझो स्टैंडर्ड, बेस, इसी पे बेस्ड होगा बाकी सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स, इसलिए बेस क्वांटिटी बोलते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये वाले, और ये क्वांटिटीज। और ये जो दो हैं वो क्या है भाई? तो फंडामेंटल से हटके, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, क्योंकि 7 फंडामेंटल लेने के बाद एज ए सप्लीमेंट इसको दिया गया, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री। SI का मतलब भी जरा समझो। ये भी SI का मतलब है ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम है इंटरनेशनल, मीनिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मीनिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बट ये फुल फॉर्म इसका सिस्टम है इंटरनेशनल। फ्रेंच वर्ड है, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको समझ सकते हैं भाई। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लिखना चाहें तो लिख लें। मैंने दिखा दिया कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट कब आया, कौन बाद में आया, कौन पहले आया और क्यों आया। सबसे पहले MKS सबसे ओल्ड सिस्टम, उसके बाद स्मॉलर क्वांटिटी के लिए CGS, फिर इंग्लैंड वालों का ईगो प्रॉब्लम के चलते आया FPS, फिर ब्रांच को और कवरेज करने के लिए MKSQ सिस्टम, उसके बाद MKSA सिस्टम। लेकिन इन सब में ये प्रॉब्लम रहा, इन सब में ये प्रॉब्लम रहा। यहाँ तक में कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1 ये, और प्रॉब्लम नंबर 2 ये, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी नहीं रहा। तो इसलिए इस SI सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या हुआ भाई? तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए।
मतलब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो गया। क्यों हो गया वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड? क्योंकि सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए, एक डिसीजन बना, सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्री गए और अपने अपने गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई ये डिसीजन हुआ है, अब ये यूनिट मार्केट में अवेलेबल करा दो और लोगों को अवेलेबल करा दो, सच दैट कि जिसको जहाँ से ऑर्डर लेना हो, जिसको जहाँ ऑर्डर देना हो, वो सब स्मूथली होता रहे, मेजरमेंट के मामले में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, फिजिक्स के ब्रांचेज को भी कवर कर लिया। अगर कोई पूछेगा कि क्या क्या खासियत हो गया भाई एसआई में, क्या प्रॉपर्टी है, तो ये कवर्स ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके क्या बन गए भाई, इसके प्रॉपर्टी क्या बन गए एसआई के, इसके प्रॉपर्टी बन गए कवर्स ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। आप भाई लिखना चाहो साथ साथ लिख लो। देखो एक तो मैं वीडियो भी बना लेता हूँ इस क्लास का, हर क्लास का बनाता हूँ, तो कभी अगर नोट करने में कोई चीज़ छूट जाए या रिवीजन करने का बाद में मन करे, तो आप इसके जो वीडियो मैं सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, उससे आप चाहे तो इसको रिकैप भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ छूटा हो नोट करने में आप अपना मोबाइल पे पॉज लगा करके लिख भी सकते हैं। क्योंकि ये पूरा वीडियो बन रहा है, इसको डालता हूँ मैं और लिंक सेंड कर देता हूँ, तो आपको लिंक सेंड कर देंगे। तो इसलिए कोशिश करना है कि मैक्सिमम नोट हो जाए, जो छूट जाएगा उसको आप वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज इसके ये हो गए भाई, इट कवर्स ऑल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। और क्या भाई, तो ये एक्यूरेट भी है, मतलब जो यूनिट के जो जितने प्रॉपर्टी थे सब हैं इसके पास, एक्यूरेट तो रहेगा ही, सब यूनिट ही एक्यूरेट बनाए गए हैं। और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है ही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड भी होगा, और ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी होगा, ये सब रहेगा। तो इस पे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। और जरा यूनिट एंड डायमेंशन जो बेसिक बात है, जो इंट्रोडक्टरी यूनिट है, इसमें थोड़ा सा आप फास्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक्चुअल फिजिक्स नहीं है आपका, ये तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, समझो बेस बनाए जा रहे हैं। एक्चुअल फिजिक्स तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही शुरू होगा, तभी मज़ा आएगा आपको। वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी हो गया और सारे ब्रांचेज कवर्ड भी हो गए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हो गया। सो ये सब प्रॉपर्टीज़ है एसआई सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है कि किसी को डाउट है? किसी को डाउट हो बिल्कुल बोलो भाई, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी जितना भी डिस्कस किया उसमें बताओ डाउट। उत्कर्ष बोलो भाई। क्लियर है यहाँ तक? नेहा? अभिषेक क्लियर है? क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं बीच बीच में नाम लेता था फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। तो क्या है फंडामेंटल, क्या है डेराइव्ड, ये जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई हम लोग। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ध्यान देना स्टार्टिंग से, तो हमने देखा कि क्या क्या पढ़ना है, और बीच में मैथमेटिकल टर्म आएगा, वो सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, तब मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग मैकेनिक्स में जब हाथ साफ कर लेंगे तो फिर अदर ब्रांच ईजी हो जाएंगे अपन को समझने में, और सब हम लोग ईजिली समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। और थोड़ा आगे चलने का बहुत फ़ायदा है, स्कूल के क्लासेस का वो यूज़ हो जाएगा रिवीजन में। और जब एक बार आप ट्यूशन में पढ़ लिए और दूसरी बार रिवीजन हो गया स्कूल में, अब स्कूल में जब एग्ज़ाम होंगे 3 चैप्टर तक मान लो, तो भाई ये तो पहले से पढ़ा था हमने, ये फिर से रिवाइज हो गया स्कूल में, तो अब तो ये मार्क्स अपने आप ज़्यादा आएंगे। और जो लोग नए नए पढ़ रहे होंगे या लेट ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, उनका क्या हाल होगा? तो आप उससे लीड ले लेंगे तो इमेज बन जाएगा टीचर की नज़र में, तो प्रैक्टिकल में भी मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा। तो इसलिए बहुत फ़ायदा है ट्यूशन क्लास में आगे बढ़ने से। लेकिन आप लेट आए हैं तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको काम करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने फिर यूनिट स्टार्ट किया, देखा कि भाई क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या जो अगर यूनिट ना हो तो ये सब हमारा प्रॉब्लम रह जाएगा। और हम लोग
ना तो ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड, ना ही वर्ल्ड से। अब आप बहुत अच्छा कारपेंटर का दुकान है आपके पास, आप बहुत अच्छा करते हो काम जो भी, तो आपको ऑर्डर तो यूएस से भी आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से भी आना चाहिए, लेकिन आपका सिस्टम उनका सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग हो तो आप इंटरनेशनल लेवल के शॉपकीपर नहीं बन पाओगे। अब जो भी बुक लिखे जाते हैं ना वो सब एसआई में लिखे जाते हैं। अब जितना फिजिक्स में बुक आते हैं, जहाँ भी मेजरमेंट का यूज होता है, सब में एसआई सिस्टम का ही यूज़ करते हैं हम लोग। क्यों भाई? क्योंकि ये वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं और पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। इसलिए इसके बाद अब कोई सिस्टम आया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं आई। जितने भी क्वांटिटी है फिजिक्स में, सब के सब का यूनिट एक्सप्रेस हो जाता है, इतनी से ही काम चल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा की। कैसे होता है ये भी जरा समझना है। तो इसके लिए है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फिर एक टॉपिक लिखो भाई, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, जल्दी लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म। ये क्या है फिजिकल क्वांटिटीज भाई? तो फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म। और ये यूज होते हैं, यूज टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स में पढ़ते ही क्या है? फिजिक्स में पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना, जो नेचर हो रहा है, जो आसपास आपके हो रहा है, और जो लॉज को फॉलो किए जा रहे हैं। एप्पल गिर रहा है, पेन छूट रहा है, वो भी गिर रहा है, चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, थप्पड़ मार दिया तो किसी का रेड हो गया। ये सब क्या है? एक्सप्लेन हो सकते हैं किससे भाई? फिजिक्स से। फिजिक्स तो है ही लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करने का। तो इसमें समझने समझाने के लिए वी नीड सम स्टैंडर्ड टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ एप्पल को पुल करता है भाई। अरे पुल करता है तो कितना फोर्स से पुल करता है? तुम किसी को धक्का दे रहे हो, एक अलमीरा को धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो तुम्हारा पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स कितना स्ट्रांग है बताने के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म बनाया गया, फोर्स, जिसका यूनिट क्या है भाई? न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन।